सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। चलते हैं, शुरुआत करते हैं उस श्रृंखला की जहां पे हम लोग जुड़े हुए थे। हम लोग पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे, और संधियों में भी हम क्या पढ़ रहे थे, संधि में हम लोग पढ़ रहे थे क्या क्या क्या, स्वर संधि हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया था। स्वर संधि में भी आपका जो दो लास्ट के अपवाद थे, पूर्व रूप और पररूप भी, और प्रकृति भाव संधि भी हो गई थी। अब हम आज पढ़ने वाले, जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा, स्वर संधि के अपवाद। क्या देखा होगा अजी, क्या देखा है? किसके तो कहेंगे स्वर संधि के अपवाद। चलिए, हाँ जी भाई साहब, स्वर संधि के अपवाद। देखिए, अपवाद शब्द आ गया। अपवाद का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कहीं पर एक गुणधर्म के लोग हो, बैठे हो, इकट्ठा हो, वहीं पे कोई अपघातक पदार्थ आ जाए तो वही हो जाता है अपवाद। या यूं कह लो कि जैसे अब यह संधियों के संदर्भ में लिखा है स्वर संधि के अपवाद। स्वर संधि में जो संधियां आती हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, कोई शब्द दिया होगा, संधि विच्छेदित पद दिया होगा या संधि पद दिया होगा, आपको लगेगा कि यहां तो होना चाहिए था दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि ना होके कुछ और हो जा रहा है किसी विशेष सूत्र से। तो वही है जहां पर लग रहा हो, जो जहां नियम बन रहा हो कि यहां पे स्वर संधि हो रही है या यहाँ पे गुण संधि हो रही है, वहां पे गुण ना होकर कहीं वृद्धि हो जाए, कहीं दीर्घ हो जाए, है जो होना है वो ना होगा, कुछ और हो जाए, वही तो होता है अपवाद। समझ में आया? और यहाँ पर भी यहाँ पर भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि कहीं हम दो शब्दों के मेल को देखेंगे, वहां पर देखने में और व्याकरण के नियम से जो पहली नजर में देखोगे, लगेगा ऐसा कि यहां पर तो गुण संधि हो रही है, यहां पे तो दीर्घ संधि हो रही है, किंतु वहां वो वाली संधि ना हो कि किसी सूत्र विशेष के माध्यम से कोई अन्य संधि हो जाती है, वही कहलाएगी अपवाद, वही होगा अपवाद। चलते हैं, शुरुआत करते हैं एकदम बढ़िया तरोताजा अपवाद से। आज शुरुआत ही अपवाद से हो रही है। ईश्वर क्लास को सफल बनाए, है ना जी। चलते हैं, पहला जो इसका सूत्र आता है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षा दोहिन्या मुप संख्यानम। क्या? अक्षा दोहिन्या मुप संख्यानम। अस्तु, अक्षा दोहिन्यामुप संख्यानम, ये है भैया आपका सूत्र। फिर से देख लो, समझ लो, पढ़ लो। अक्षा दोहिन्यामुप संख्यानम, एक बार और देख लो, बढ़िया से सुन लो, पढ़ लो। क्या लिखा है? अक्षा दोहिन्यामुप संख्यानम। एक दो बार बोल लो, बोलो बोलो बोलो। अक्षा दोहिन्यामुप संख्यानम। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे अब इस सूत्र का मतलब समझ लो भाई साहब। क्या है इसमें? है अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम। यहां पे एक शब्द है, क्या? अक्षाद। अक्षाद एक है ऊहिन्याम, और एक शब्द क्या है? उपसंख्यानम। क्या? उपसंख्यानम। अस्तु, उपसंख्यानम। अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षाद मतलब अक्ष से, ऊहिन्याम मतलब एक ऊहिनी शब्द आएगा। जब अक्ष के बाद कभी भी ऊहिनी शब्द आएगा तो वहां पे उपसंख्यानम मतलब होता है भैया क्या, कि विकल्प से, या यूं कह लो वहां पे जैसे अक्ष के बाद ध्यान देंगे, अगर इसका मतलब अक्ष से, मतलब अक्षाद मतलब अक्ष से क्या है? ऊहिनी शब्द आए। क्या आए भैया? ऊहिनी शब्द आएगा, तब क्या होगा? अब यहां पे अक्षधन ऊहिनी, तो अक्षधन ऊहिनी में आप यहां देख रहे हो कि पूर्वण क्या है? आ है। ध्यान दीजिएगा, पूर्वण क्या है? यहां पर आ है। परवण क्या है? यहां पर ऊ है।
और आ के बाद जब ऊ आता है तो आपने नियम पढ़ा होगा किसी विशेष संधि का। आपने आ के बाद ऊ आता है तो आप कहते हो जाता है क्या, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। किंतु अब क्या हो, ऐसे तो अगर ओ हो गया दोनों के स्थान पर, ऐसे माना कि ओ हो गया, तब क्या शब्द बन जाएगा, तब यही शब्द बन जाएगा, ध्यान दे, अक्षोहिणी या अक्षौहिणी। नाकोड़ा हो जाता है, नाथ पदार्थ टोर नाम से है ना जी, अक्षौहिणी। लेकिन संस्कृत व्याकरण शास्त्र में, या क्यों कह लो संस्कृत शास्त्र में, कोई अक्षौहिणी शब्द है ही नहीं है। ठीक है, अक्षौहिणी शब्द सार्थक नहीं है, इसका विशेष अर्थ नहीं है। एक कोई संस्कृत शास्त्र में कोई शब्द नहीं पाया जाता है अक्षौहिणी। समझ में आया? इसीलिए अब यहां पर आ है, इधर ऊ है, भले यहां पर गुण संधि हो रही है आपके अनुसार, किंतु यहां पर आ और ऊ गुण ना होकर क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, ओ की जगह अ आदेश हो जाता है। तब ये बन जाता है क्या, क्या बन जाता है, अक्षौहिणी। क्या बन जाता है, अक्षौहिणी। ध्यान दीजिए, इसका एक ही यही उदाहरण है और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? क्या लिखा है माफ कीजिएगा, अक्षधन उहिनी है। अब यहां आ है, ऊ है। कभी कभी पूछे अक्षौहिणी शब्द में कौन सी संधि है, तो क्या बताओगे, अक्षौहिणी में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है यहां पे, तो कहोगे वृद्धि संधि है। अब पूछेगा किस संधि का अपवाद है, तो आप क्या बताओगे, ये गुण संधि का अपवाद है। किसका, गुण स्वर संधि का। ये गुण संधि का क्या है, ये अपवाद सूत्र है। समझ में आया? अक्षौहिणी जो शब्द है, अक्षौहिणी में कौन सी संधि है, तो आप कहोगे अक्षौहिणी पद में आपकी वृद्धि संधि है। समझ में आया? किसका, जब पूछे कि किसका अपवाद है, तो कहोगे गुण संधि का अपवाद है। अब किस सूत्र से अक्षौहिणी में अक्षौहिणी पद बना, तो अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम सूत्र से बना है। ध्यान दिए, समझ में आया कि नहीं आया? अक्षौहिणी शब्द समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ ओहिणी इसलिए नहीं बना, ऐसा गलत है लिखना, इसलिए गलत है क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। हाँ, संस्कृत शास्त्र में अक्षौहिणी शब्द पाया गया है। क्यों? अक्षौहिणी सेना होती है, इसका एक विशेष अर्थ है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, अक्षौहिणी का मतलब तो कोई नहीं होता है, संस्कृत शास्त्र में ऐसा कोई शब्द नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना जी? आई कि नहीं समझ में आई? फिर चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। एक तो ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, अपवाद। आगे चलो देखते हैं, और एक अपवाद देखते हैं। कहते हैं ऋतेचा तृतीया समासे। क्या है जी? ऋतेचा, ध्यान दें, ऋतेचा तृतीया समासे। जो पीछे वाला उदाहरण है भाई साहब अक्षौहिणी, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से मन लगा के पढ़ लेना। ये एक ही उदाहरण है अक्षौहिणी। कहीं भी अगर आपसे अक्षौहिणी देके पूछा है, या अक्षधन, माना यहाँ यही दिक्कत होगी आपको, माना देगा अक्षधन उहिनी, क्या बनेगा, एक पद में दे देगा, क्या बनेगा, एक पद में, एक ऑप्शन में देगा अक्षौहिणी, एक शब्द में एक पद में देगा अक्षौहिणी, और एक में दे देगा अक्षौहिणी। तो याद रहे, अक्षधन उहिनी बराबर होता है क्या, अक्षौहिणी होता है। अस्तु, अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा, आगे चलें। एनी समस्या नास्ति, लिखो। तो अगला मैंने बताया ही है, ऋतेचा तृतीया समासे। पहले उतार लो भैया, अपनी अपनी कॉपी में छाप लो, लिख लो क्या, ऋतेचा तृतीया समासे। ऋतेचा तृतीया समासे, ऋतेचा तृतीया समासे, ऋतेचा तृतीया समासे। बोल लो, समझ लो, जान लो, फिर इसका हम मतलब आपको समझा देते हैं। ऋतेचा तृतीया समासे का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए, जान लीजिए। कहते हैं तृतीया समासे मतलब तृतीया समास हो रहा हो,
विभक्तियों में समास कहाँ होता है? तो कहते हैं तत्पुरुष समास में होता है। तो यहाँ तृतीया समास से तात्पर्य क्या है? तृतीया तत्पुरुष समास होना चाहिए। समझ में आया? ऋतेचा मतलब ऋत शब्द होना चाहिए। समझ में आया? दो कंडीशन है, क्या हो? पूर्ववर्ण में क्या हो? आवर्ण हो, कोई आवर्ण हो, ठीक। उसके बाद क्या हो? ऋत शब्द आया हो। क्या आया हो? ऋत शब्द आया हो। तब क्या हो जाता है? और क्या हो? तृतीया समास हो रहा हो, तथा इन दोनों में, दोनों पद में क्या हो रहा हो? तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा हो। क्या हो रहा हो? एक कंडीशन क्या हो? ये जो बना है भैया, क्या आवर्ण के बाद ऋत शब्द आया हो, और दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं? दोनों पद में क्या हो रहा हो? दोनों पद में जी तृतीया, दोनों पद में क्या हो रहा हो? तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा हो। समझ में आया? तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा, दोनों पदों में तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा, दो कंडीशन होगी। समझ में आया? तब वहां पे देखते हैं कौन सी संधि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि है। तब वहां पे देखते हैं, समझते हैं कौन सी संधि होती है। एक पद है, जैसे लिखूं सुख धन ऋता। क्या है? सुख, क्या है जी? सुख धन ऋता। क्या है? सुख धन ऋता। ध्यान दें, अब कुछ नहीं, इस पद में देखो, पूर्व क्या है कि पूर्ववर्ण में आवर्ण आना चाहिए, यहां आया है। हाँ जी, पूर्ववर्ण में क्या है? आ है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं ऋत शब्द आना चाहिए। ऋत शब्द आया है कि नहीं आया है? ऋत शब्द भी आया है। इधर क्या आया है? ऋत शब्द आया है। अब जब ऐसा हो और दूसरी कंडीशन कहें दोनों पद में तृतीया तत्पुरुष समास होता हो, तो एक्चुअली सुख धन ऋता का मतलब होता है, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास भी है। इसको आप लिख सकते हैं सुखेन ऋता, है ना जी? सुख से परिपूर्ण। समझ में आया? सुखेन ऋता है। यहाँ पे इस पद में तृतीया तत्पुरुष समास भी है, और जब इसका संधि विच्छेद करते हो तो पूर्ववर्ण में आवर्ण भी है और परवर्ण में ऋत है। दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। तब क्या करते हैं? तब दोनों के स्थान पर हम दीर्घ आदेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? दोनों के स्थान पर। वैसे अगर आप इधर आ है इधर री है, आपने गुण संधि पढ़ा है ना जी? अगर आ के बाद री आता है, आ के बाद री आता है तो अर आदेश होता है। क्या आदेश होता है? ध्यान दें, अर आदेश होता है कि नहीं होता है? जब आ के बाद री आता है वर्ण तो अर आदेश होता है। वैसे तो सुख धन ऋता जो नया शब्द बनता वो बनना चाहिए था क्या? सुखरता। क्या? सुखरता, क्योंकि दोनों के स्थान पर अर आदेश होता है ना जी। तब क्या बनता? सुखरता। यही तो बनता, सुखरता बनता। लेकिन संस्कृत शास्त्र में कोई ऐसा शब्द नहीं है, सुकर्ता कोई शब्द नहीं प्राप्त होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए यहां पर इस गुण संधि का निषेध करके यहां पर अपवाद स्वरूप भले हमको देखने में यहां पे क्या हो रहा है? अर आदेश होगा। नियमतः आ के बाद री आए तो अर आदेश होता है, किंतु ये अपवाद सूत्र है। अतः यहां पे क्या होगा? यहां पर आ के बाद री आने पे अर ना आदेश होकर क्या आदेश हो जाता है? आर आदेश होता है। क्या? आर। जैसे अर क्या है? आपका गुण है, वैसे ही आर क्या है? आपका ये है वृद्धि है। क्या है जी? ये आ जो है रेफ के साथ आया है, आर हो गया है। अब क्या करोगे? यहां पे सुख बचा था आपका, वो भी चला गया। बोले तो सुख कहां है जीवन में? इधर री चला गया आर बनाने में, इधर तह बचा है शेष। ठीक, दीर्घ आ आएगा, खा के पास जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? सुखा। रा हलंत है,
तह है, ठीक है जी। अब रेफस से ऊर्ध्वगमन, इस जो बीच में रेफ होता है उसका ऊर्ध्वगमन हो जाता है, बोले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, सुखार्तः। क्या लिख सकते हैं भैया, सुखार्तः। समझ में आया। सुखार्तः में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे क्या, वृद्धि संधि है। समझ में आया। हालांकि हम जब संधि विच्छेद करते हैं सुख धन रितः, माना ऐसा ही दे दे, सुख धन रितः में कौन सी संधि है, तो आप पहली नजर में देखोगे अरे वाह वाह वाह, इधर आ दिखा इधर री दिखा, और आपने गुण संधि में पढ़ा आ के बाद री आए तो अर आदेश हो जाता है। तो आप ये समझ के गुण संधि मत बता देना, ये विशेष शब्द है, यहां पे अर की जगह आर आदेश होगा। क्या आदेश होगा यहां पर, यहां पे अर की जगह आर आदेश होता है, आर आदेश होता है, इसलिए क्या बन गया, सुखार्तः। ठीक है। ऐसे ही आपका और एक दो उदाहरण होते हैं, जैसे 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 क्या, जैसे कष्टार्तः। क्या है, जैसे क्या है, क्या है, कष्टार्तः, सुखार्तः, कष्टार्तः। अस्तु, कष्टेन ऋतः, कष्टार्तः, कष्टेन ऋतः क्या हो जाएगा, कष्टार्तः हो जाएगा। मतलब जो कष्ट से परिपूर्ण हो, कष्ट से भरा हो। यहां पे तृतीया तत्पुरुष समास भी हो रहा है। क्या हो रहा है जी, यहां पर तृतीया तत्पुरुष समास भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो कहते हैं कष्टेन ऋतः। कैसे हो रहा है, तो कहेंगे कष्टेन ऋतः, है ना जी। क्या, कष्टेन ऋतः, कष्ट से परिपूर्ण, तृतीया तत्पुरुष समास। और यहां पे जब इसका संधि विच्छेद करते हो तो क्या आता है, कष्ट धन ऋतः आता है ना जी, कष्ट धन ऋतः आता है। यहां पे पूर्वण देखोगे तो आ रहा है, क्या आ रहा है भाई साहब, ह्रस्व आ रहा है। इधर ऋत शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इधर आ है इधर री है, आ के बाद री आता है, तो वैसे नियमतः गुण संधि में अर आदेश होता है। लेकिन अब यहां पे कष्ट के बाद जब रित शब्द आया तो ये समझ जाओ कि यहां पर अपवाद का मामला है, और यहां पर हम जो संधि बोली तो गुण संधि का नियम लग रहा है, गुण संधि ना करके हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कर देंगे वृद्धि संधि। अर की जगह क्या हो जाएगा, आर आदेश हो जाएगा। समझ में आया। आर आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कष्टार्तः, यही जो आपका बना है कष्टार्तः। ऐसे ही दुखार्तः बनता है, ऐसे ही क्या है, दुखार्तः, सुखार्तः, कष्टार्तः। अस्तु, इन्हीं समस्या कोपी समस्या तो नास्ति। ये हुआ आपका ऋतेचा तृतीया समास से। कभी पूछे दुखार्तः में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, तो आपको बताना है वृद्धि संधि है। ठीक है जी। कष्टार्ता में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और सबसे मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है आपका है सुखार्ता। सुखार्ता में कौन सी संधि है, आप कहोगे वृद्धि संधि है। किस संधि का अपवाद सूत्र है ये वाला, तो कहोगे ये क्या है भैया, ये गुण संधि का अपवाद है। किसका, गुण संधि का अपवाद। किसका अपवाद है ये, गुण संधि का अपवाद है। समझ में आया। आगे चलें, चलते हैं आगे। ऐसे ही एक और अपवाद की ओर भाई साहब, है ना जी। लिखो 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 लिखो, छापो 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 सब। उपसर्गा धृति धातु, लिखो लिखो। क्या, उपसर्गा धृति धातु। समझ में तो आ रहा है, बाउंस हम तो ना जा तुम भाई साहब, है। अरे बाउंस तो नहीं जा रहा है, बता देना भैया, है। उपसर्गा धृति धातु, उपसर्गा धृति धातु। समझ में आया। उपसर्गा धृति धातु, ध्यान दे, एक दो बार बोल लो, खुद ही इसका मतलब समझ में, खुद ही इसका तात्पर्य समझ में आ जाएगा। उपसर्गा धृति धातु का। अस्तु, थोड़ा सा उतनी एनर्जी के साथ नहीं बोल पाएंगे, स्वास्थ्य बहुत सही नहीं है ना जी, बहुत सही नहीं है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। उपसर्गा धृति धातु कहते हैं, तो कहते हैं इसका मत, एक दो बार बोल लो भाई साहब, बोल लो जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, जब भी देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं, इसको एक बार उच्चारण कर लें। क्या लिखा है, उपसर्गा धृति धातु, फिर से बोलो,
उपसर्गा धृति धातु। यहां पे अगर आप इसको जानोगे तो आप कह सकते हो उपसर्गात, उपसर्गात है री धातु, रित री धातु। मतलब क्या है? उपसर्गात मतलब उपसर्ग के बाद। और उपसर्ग कैसा हो तो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? आवर्णांत। क्या? आवर्णांत। उपसर्ग के बाद क्या है? आवर्णांत। उपसर्ग के बाद क्या है? री से प्रारंभ होने वाली धातु आए। क्या है? री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आए। होने वाली कोई भी धातु आए। होने वाली धातु आए। तब क्या हो जाता है? तब आप देखते हैं क्या होगा। तब यहां पे हो जाती है क्या? वृद्धि संधि हो जाती है। तब भी क्या होता है यहां पर? समझ लो, ब्रैकेट में क्या हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। इतना जान लो। भले वृद्धि संधि का नियम नहीं लगेगा वहां पे, किंतु अपवाद स्वरूप बताएंगे जब ऐसी कंडीशन होगी। कैसी? आवर्णांत उपसर्ग के बाद जब क्या होगा? री से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा भैया? आवर्णांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु होगी तब वहां पे वृद्धि संधि हो जाएगी। देखते हैं कैसे, समझते हैं कैसे। ठीक है, मतलब प्लस के इधर कोई उपसर्ग होगा। कंडीशन है आवर्णांत क्या होना चाहिए? उपसर्ग। और उपसर्ग भी कैसा होना चाहिए? जिसके अंतिम में आ हो। क्या हो? जिसके अंतिम में आ हो। ये तीन या चार ऐसे उपसर्ग हैं जिसके अंतिम में आ होता है। समझ में आया? उसके बाद क्या हो? हाँ, तो री से प्रारंभ होने वाली कोई ना कोई क्या हो? धातु हो। किससे प्रारंभ होने वाली धातु हो? तो कहते हैं री से प्रारंभ होने वाली। जैसे देखते हैं, आगे चलते हैं उदाहरण की ओर। जैसे प्राधन रिच्छति, क्या होगा जी? ये अच्छा उदाहरण है, बढ़िया उदाहरण है। क्या? प्राधन रिच्छति। प्राधन रिच्छति। जला प्राधन रिच्छति है। अब प्रा क्या है? एक उपसर्ग है। प्रा का है? एक उपसर्ग है। प्रा क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक है जी। और कैसा उपसर्ग है? तो यहां पे लिखा है कि आवर्णांत उपसर्ग हो। अब ये जो प्रा लिखा है, इस प्रा में क्या है? आ है कि नहीं है? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई लिख सकते हैं। अब क्या कहते हैं? दूसरी कंडीशन क्या है? उसके बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई ना कोई धातु हो। किससे प्रारंभ होने वाली भैया? री से। इधर देखो, रिच्छति शब्द है ना जी? री, ये रिच्छ धातु री से प्रारंभ है कि नहीं है? तो री से प्रारंभ होने वाली धातु तब क्या कहते हैं? कहते दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। अरे कैसे हो जाएगी? यहां पे री है, रिच्छति, अस्तु। अब यहां पर क्या है भैया? यहां पे है आपका क्या? यहां पे है आ, यहां पे है री। आ के बाद री आता है तो वैसे नियमतः तो अर आदेश होता है। क्या आदेश होता है? अर आदेश होता है। ऐसा आपकी गुण संधि बोलती है कि यहां पे अर आदेश होना चाहिए। किंतु लेकिन यहां पे आपने जब ये कंडीशन पढ़ ली कि प्रा आवर्णांत उपसर्ग हो और उसके बाद री से प्रारंभ होने वाली धातु हो, तब क्या होगा? तब वहां पे गुण ना होकर क्या हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? हम्म। तब क्या हो जाती है? वहां पे आर हो जाएगा। और अर का अर, अर क्या है? गुण है तो आर क्या है? वृद्धि है। अर गुण है तो आर क्या है? वृद्धि हो। अर की वजह यहां आर आदेश हुआ। अस्तुम। यहां पे क्या था? प्र था आपका। ये आ आया दीर्घा, इसमें मिला तो
प्रा बन गया, नीचे से हलंत हट गया, नीचे से क्या हट गया, हलंत हट गया। ठीक है जी। अब यहां रा बचा, ठीक है, इधर री तो रा, इसके जगह यहाँ क्या बचा है, क्षति, तो यहाँ क्षति लिख लो। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज, आई बात समझ में, एक एक चीज बढ़िया तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, एकदम ऑपरेट करके, है ना जी। उसका उसका सब अलग कर दी जा रही, क्या साइंस वाले पढ़ाएंगे हैं, इधर ही पढ़ो। ये क्या हुआ गया, ये प्रा हो गया, ये रेफ है, रेफस से ऊर्ध्वगमनम से इसका ऊर्ध्वगमन हो गया, तब ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, प्रार्छति, क्या हो जाएगा, प्रार्छति शब्द बन गया। समझ में आया, क्या बन गया जी, प्रार्छति शब्द बन गया। पूछेगा अब प्रार 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 दो तीन बार बोलोगे भैया तो आर 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 ऑटोमेटिक आता है, समझ में आया, आर आर आता है, इसका मतलब कोई भी शब्द का जब उच्चारण के आर आर आया, समझना वृद्धि संधि की बात हो रही। जैसे सुखारतः, सुखारतः, वहां पे आर आ रहा है, दुखारतः आर आ रहा है, कष्टार्तः ये आर आ रहा है, जैसे प्रार्छति आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां पर गुण ना होकर कौन सी संधि है, तो कहोगे यहां पर वृद्धि संधि है। समझ में आया, आगे देखो, एक उदाहरण और देख लो, उपधन रिच्छति, क्या, उपधन रिच्छति देख लो, एक उदाहरण और देख लो इसी में। उपधन रिच्छति क्या लिखा है जी, उपधन रिच्छति लिखा है। अब इस उपधन रिच्छति में क्या होगा, उपशब्द है, ये उपशब्द है, पूर्वण में है, इधर रिच्छति है। उप क्या है, एक उपसर्ग है कि नहीं है, उप क्या है, एक उपसर्ग है कि नहीं, एक उपसर्ग है उप, उप में और कैसा उपसर्ग है, तो कहते हैं आवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। तो ये आवर्णांत उपसर्ग है कि नहीं है, आवर्णांत उपसर्ग से क्या तात्पर्य, कोई उपसर्ग हो और उसके अंतिम वर्ण में क्या हो, आ हो। उप है, पा में क्या है, आप उस उप को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, इधर री से प्रारंभ होने वाली धातु है, रिच्छति शब्द है, ठीक। उसका बाद का करोगे भैया, बोलो बोलो बोलो, उसके बाद आपको यही करना है, यहाँ आ है, इधर री है, आ और री मिलकर क्या बनाते हैं, नियमतः गुण संधि में अर बनता है, बनना चाहिए था अर, लेकिन अर न बन के बन गया है आर, यही अर न बन के आर बन जाना ही क्या है, ये अपवाद है, यही तो है। कहते हैं जहां पे जो नियम ना लग रहा हो उसको हटा के कुछ और कर दो, वही तो अपवाद है भैया, है ना, अपवाद वही तो होता है। कहते नहीं है कि एक क्लास में सब बढ़िया बढ़िया पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हो और उसी बीच में कोई ऐसा आ जाए जो जिसको थोड़ा सा कुछ और हो, उसका वो सिंगिंग में हो या डांसिंग में हो, कुछ ऐसा हो, तो कहते हैं एक अपवाद है हमारी क्लास में, बस केवल, मतलब क्या है, जो हमारी क्लास का नियम है, गुणधर्म है, उससे थोड़ा सा वो सॉरी, उससे थोड़ा सा वो अलग है, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे वही है अपवाद, अस्तु, इधर क्षति, ये क्या हुआ, ये आ आएगा पा पे, उपा, रा है, इसका ऊर्ध्वगमन हो गया, हो जाएगा, किस पे जाकर लग जाएगा, क्षति में, उपार क्षति, यही दो उदाहरण पर्याप्त हैं आपके लिए। पूछेगा तो यही पूछेगा, अन्यथा नहीं पूछेगा। उपार क्षति में कौन सी संधि है, तो कहोगे भैया इन सब में वृद्धि संधि, किस कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, ठीक है जी। और ये किसका अपवाद है, किसका अपवाद है, तो कहोगे गुण संधि का अपवाद है, किसका अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। ये भी किसका अपवाद है, अक्सर यहाँ पे गुण संधि का अपवाद होगा, और गुण के स्थान पर अक्सर जो अपवाद आप पढ़ रहे हो, अक्सर क्या होगा, गुण संधि का अपवाद होगा, और अपवाद में क्या होगा, हाँ जी, कष्टार्था दुखार्था, कहाँ चले गए।
थोड़ा सा। हाँ। आगे देखेंगे एक और सूत्र इसी सिलसिले में कि जो अपवाद सूत्र होता है ना जी, जो अपवाद सूत्र होता है, तो कहते हैं एक और है, उसका नाम है शकन, नहीं, स्वादी रेरिनोह। क्या है? स्वादी रेरिनोह सूत्र का नाम है। सूत्र कौन सा है कहेंगे? स्वादी रेरिनोह। क्या है? स्वादी रेरिनोह, ये वार्तिक है। क्या है ये भैया? ये क्या है? एक वार्तिक है। किसने लिखा? कात्यायन ने लिखा है। क्या है? एक एक वार्तिक है। ठीक है जी। किसने लिखा है? आचार्य कात्यायन ने लिखा है। क्या है ये? एक वार्तिक है ना जी। जब अब यहाँ पे एक शब्द है स्वा, स्वा, ईर और ईरिन। क्या है? ईर और ईरिन शब्द आए। सीधा सीधा मतलब इसका है, क्या मतलब है कह रहे हैं, यदि यदि आप लिखना चाहें लिख लें, यदि स्वा शब्द के बाद क्या आए? ईर, ईरिन, आदि शब्द आए। ठीक है जी। यदि स्वा शब्द के बाद ईर या ईरिन शब्द आए, समझ में आया? तो तो क्या होता है? यहां पर भी वृद्धि अय आदेश हो जाता है। यहाँ पे स्वा के, यहाँ पे आ और ईर के दीर्घ ई को क्या आदेश हो जाता है? हमेशा अय आदेश हो जाता है, ऐसा कहा गया है। स्वा शब्द के बाद ईर या ईरिन आदि शब्द आएगा तो वहां पे आदेश क्या हो जाएगा? वृद्धि संज्ञक वृद्धि आदेश हो जाएगा। वैसे क्या आदेश हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? क्या आदेश हो जाएगा भैया? तो कहोगे वृद्धि आदेश हो जाएगा। आदि शब्द आए तो, आए तो वृद्धि, वृद्धि वर्ण। कौन 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 कौन? अय आदेश हो जाता है। समझ में आया? अब हो सकता है जब स्व के बाद ईर ईरिन आए व आ के बाद ई आए तो जो भी बनता हो, लेकिन यहाँ पे वृद्धि संग अय आदेश हो जाता है। समझ में आया? क्या आदेश हो जाता है? अय आदेश हो। चलो भाई। स्वादी रेणु कहता है अगर स्व के बाद ईर ईरिन शब्द आदि आता है तो वहां पर क्या होता है? वृद्धि वर्ण क्या? अय आदेश हो जाता है। ऐसा आपका ये सूत्र कहता है स्वादी रेणु। ठीक है। जैसे स्वधन ईरह, क्या बोलते हैं जी? स्वधन ईरह। एक उदाहरण देख लो। याद रखनी है, इसको याद रखना है, इसको मत भूलना। क्या? अय आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है भैया? अय आदेश होता है। क्या आदेश हो जाता है? अय आदेश हो जाएगा। ठीक है जी। अय। चलो देखते हैं कैसे। उदाहरण देख लो। स्व, इधर देख लो। स्वधन ईरह। क्या है? स्वधन ईरह। अब पहले तो देखो इसमें संधि कौन सी हो रही है। यहां पर आ है और आ के बाद ई आया है, और आ के बाद ई आता है तो क्या आदेश होता है? बताओ बताओ बताओ। होता हो, गुण संधि पढ़ा है। आ के बाद जब ई आता है तो आपने पढ़ा ए आदेश हो जाता है। दोनों के स्थान पर नियमतः देखा जाए, नियमतः देखा जाए तो क्या आदेश होना चाहिए? ए आदेश होना चाहिए। किंतु यहाँ पे क्या कहा गया? स्वादिरेणो सूत्र में क्या कहा गया? कंडीशन बतलाई गई कि स्व शब्द के बाद ईर ईरिन आदि शब्द आएंगे तो वहां पर स्व के आ का और ईर के ईर ईरिन के ई का के स्थान पर वृद्धिवर्ण अय आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? ए के बजाय अय आदेश हो जाता है। तो यहां पर भी एकदम सेम टू सेम वही हुआ है। यहां पर आ और ई के स्थान पर ए ना आदेश होकर क्या आदेश हो जाएगा? अय आदेश हो जाएगा। अब यहां क्या बचा है? यहां बचा है स्व, यहां क्या बचा है? रह। ठीक। अय आएगा वा में तो स्वय, क्या बनेगा? स्वय। फिर इधर रह, स्वय रह, स्वेच्छाचारी।
जो स्वेच्छा से काम करता हो वही है स्वैरः। अस्तु, अगर ए होता तो क्या बन जाता, स्वेरः बन जाता, ठीक है, गुण संधि। किंतु संस्कृत शास्त्र में स्वेरः कोई शब्द नहीं होता है, अतः ऐसा लिखना गलत है। इसीलिए स्वादि रेरिणोह लिखने की जरूरत पड़ी कि जब क्या होगा, स्व के बाद ईर ईरिन शब्द आएगा तो दोनों के स्थान पर ए ना करके हम ऐ कर देंगे। इसीलिए हमको जरूरत पड़ी किसकी, किसकी जरूरत पड़ी, तो आपको जरूरत पड़ी स्वादि रेरिणोह सूत्र का, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक शब्द आता है, क्या, इसके बाद शब्द आता है स्वाधन ईरिणी। क्या आता है जी, स्वाधन ईरिणी क्या आता है जी, स्वाधन ईरिणी शब्द आता है। बनाओ आप लोग जरा एक बार अपनी कॉपी में लिख के बताओ, बनाओ जरा, थोड़ा सा बनाओ, स्वाधन ईरिणी, बना बना, पानी पी लेते हैं तब तक। स्वाधन ईरिणी है, जरा बनाओ क्या बनेगा। कुछ नहीं है, आपने अब कहीं भी स्वा शब्द के बाद ईर ईरिन आदि शब्द आएगा तो समझ जाना, वहां पहचान जाना कि स्वादि रेरिनो काम करेगा। स्वादि रेरिनो यही कहता है जब स्वा के बाद ईर ईरिन शब्द आएगा तो दोनों के स्थान पर भले देखने में ए आदेश होता है, गुण संधि का नियम लगता है, किंतु वहां गुण संधि न करके हम वृद्धि संधि कर देते हैं। जब वृद्धि संधि कर दोगे तो ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर स्वा में क्या है भैया, आ है, ई है। देखने में पहली नजर में तो यही लगेगा भैया यहाँ पे का होना चाहिए, तो आप कहोगे यहाँ पे यह होना चाहिए, तो का होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके अनुसार होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। किंतु जब हम स्व के साथ ऐसा कहीं और होता तो ए होता, किंतु जब पर्टिकुलर स्व शब्द के बाद ईरिन या ईरणी इत्यादि शब्द आते हैं तब वहां पे ए न कह के आय कर देते हैं, है ना जी, क्या कर देते हैं, आय कर देते हैं। दृश्यते न दृश्यते, तो ऐसे लिख लो, क्या कर देते हैं, दोनों का सम आय कर देते हैं। यहाँ बचा क्या है, यहाँ बचा है स्वा शब्द हलंत के साथ है, इधर ऋणी शब्द बना है, क्या ऋणी शब्द बचा है। आय आएगा, वाक्य के पास क्या बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, क्या क्या क्या, स्वय, क्या स्वय, स्वैरिणी। अस्तु, क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, स्वैरिणी बन जाएगा, स्वेच्छाचारिणी। इसका स्वेच्छाचारी, इसका मतलब क्या होता है, स्वेच्छाचारी क्या होता है जी, अपनी स्वेच्छा से, तो ये स्त्रीलिंग में बन गया स्वेच्छाचारिणी। क्या होगा, स्वेच्छा। बस ये दो उदाहरण पर्याप्त हैं आपके लिए। बस इतना जानना है, स्वादि ऋण स्व के बाद ईरा ले देगा, पूछेगा कौन सी संधि यहाँ बन रही है, ऑप्शन में होगा पहले ऑप्शन गुण संधि होगा, क्योंकि यहाँ आप आ देखोगे, यहाँ ई देखोगे, कहोगे ए होगा, और ए गुण संधि में होता नहीं, क्योंकि स्व पर्टिकुलर इसीलिए वार्तिक जो देते हैं उसमें दे स्वादि रेरिणो, पूरा सूत्रों में वार्तिक में लिख दिए हैं कि स्व शब्द के बाद ईरह ईरिणी इत्यादि शब्द आएगा तो वहां पर भले देखने में गुण लगे, लेकिन वहां गुण न करके हमको वृद्धि संधि कर देनी है। यही गुण के स्थान पर वृद्धि का हो जाना ही अपवाद कहलाता है। यही है आपका अपवाद। इसके कुछ और सूत्र हैं और उसको इस वीडियो में समाहित न करके मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में ऐसे ही मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। शुभम भूयात सर्वदा।